और आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सोचेंगे मैं स्टार्टिंग से इसे वॉर को ही कवर कर रही हूँ, क्या करूँ कि वर्ल्ड वॉर का जो मेन पार्ट मतलब जो अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें जो मेन चीज़ें हैं वो यही हैं और इस पर स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो। अगर 10th तक स्टडी करी है तो उसके अंदर ये क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या फिर वर्साइल ट्रीटी, ये सब तो एक कॉमन चीज़ है। चाहे अगर वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीसीएस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी सिविल सर्विस के एग्जाम्स दे रहे हो, तो सबके लिए ये वाला टॉपिक तो कॉमन हो चुका है। इसलिए इसे समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि मेन टाइम पर ना कि टॉपिक तो हमें समझ में आ जाते हैं मगर उनके कॉजेज़ भूल जाते हैं, उनकी टर्म्स भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। तो मेरा मकसद, मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आप कुछ भी भूलें नहीं, आप एक स्टोरी की तरह इसे गेन करें, समझें और उसके बाद जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो उसके अंदर आप एक भी पॉइंट भूलेंगे नहीं। ठीक है, मैं कुछ स्पेशल चीज़ें बताऊंगी जो कि आपके एग्ज़ाम में, आपके रिटर्न पैटर्न में थोड़ा सा चार चांद लगा देगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें देखा होगा कि दो पावर वहाँ पर भी थी। ठीक है, एक था अलाइड पावर थी और एक सेंट्रल पावर थी। अभी भी वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस हुआ है उस टाइम पर। और मैं कंपैरिजन तो नहीं करूँगी, कंपैरिजन करने से वैसे याद हो जाता है ज़्यादा अच्छे से, मगर यहाँ कंपैरिजन करूँगी तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखते हैं लास्ट टाइम क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूके था, यूएसएसआर था, यूएसए भी था, फ्रांस भी था, चाइना नहीं था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चाइना नहीं था, पोलैंड था, वो बाद में आया था, यूगोस्लाविया और ग्रीस भी नहीं था। तो अब इसमें हम दो कंट्रीज को नए देख रहे हैं, ये यूगोस्लाविया मतलब सॉरी एक चाइना को नया देख रहे हैं और एक ग्रीस को नए देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, पिछले जो सेंट्रल पावर थी उसमें जापान नहीं था। ठीक है, नाजी जर्मनी था, इटली था और एक था ऑस्ट्रिया हंगरी, जिसके टुकड़े कर दिए गए थे, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है। तो वो हम बाद में बताएंगे, मगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। अब की बार ऑस्ट्रेलिया कोई कंट्री नहीं है क्योंकि उसके टुकड़े कर दिए गए हैं और उसे बांट दिया गया है। वो कोई कंट्री खास उसकी सेपरेट कंट्री है, छोटी सी कंट्री है, वो शांति बहाल से रहना चाहते हैं, इससे उनका कोई रोल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग इनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो है ही है और ये बहुत पहले से थे। अगर याद भी करना हो तो मेन ये कंट्री तो याद ही कर लीजिएगा, यहाँ तक चाइना तक तो याद ही कर लीजिएगा। बाकी भले ही पोलैंड, यूगोस्लाविया या फिर ग्रीस याद ना रहे, बाकी जो 5 कंट्री उन्हें याद ही रखिएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले नाजी जर्मनी पे आते हैं, क्योंकि जर्मनी ही पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी कॉजेस ठहराया गया था। अब यहाँ तो सच में यही कॉज ही है। इतने सारे अगर कंट्रीज़ के नाम याद ना हो तो ध्यान रखिएगा, कम से कम ये 5 कंट्रीज़ तो याद करके जाइएगा, क्योंकि ये मेन रोल प्ले कर रहे हैं इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। और यहाँ पर जो है हम एक्सिस पावर के बारे में बात करेंगे। ये इन्हें अलाइज कहा जाता था। जो ये कंट्री थी, डेवलप कंट्रीज का ग्रुप था, ये यूरोपियन कंट्रीज का ग्रुप था ये। तो इन्हें बोला जाता था अलाइज पावर और इन्हें बोला था एक्सिस पावर। ठीक है, एक्सिस पावर बोला जाता था इन्हें। ये सेंट्रल में थे जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो और ये लीबिया और इथियोपिया ये था, ये शामिल नहीं होना चाहते थे, मगर क्या है कि इटली की कॉलोनी थी तो इन्होंने भी शामिल होना, जैसे भारत में शामिल होना चाहता था, मगर वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी इसलिए वो भी शामिल हुआ था। ठीक है, तो वो मैं बाद में बताऊँगी, वो तो एक बात का बात है। पहले हम ना एक एक चीज़ क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम अपने हीरो को कवर करेंगे, जिसकी वजह से ये पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आप हीरो बोलिए या विलन बोलिए, बात एक है। ठीक है, वॉर तो इसी की वजह से हुआ था, तो इसलिए हम सबसे पहले जर्मनी को कवर करेंगे। ठीक है, तो जर्मनी का जो मेन नेता था या मेन हीरो था वो था, लीडर जो था मेन वो था हिटलर। ये 1993 में चांसलर बना वहाँ के किंग के थ्रू, जर्मनी के। ठीक है, जब 1933 में ये चांसलर बना। ये भी उसी उपद्रवी पार्टी का नेता हुआ करता था उस टाइम पे। मैंने आपको बताया था कि जब वर्साइल ट्रीटी पे साइन किया गया था
तो क्या हुआ था कि वर्सोवा ट्रीटी पे साइन किया गया था। तो ट्रीटी पे साइन करने के बाद जो भी पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने भी साइन किया था उन्हें वो कहते कौन सा नवंबर वो करके बुलाए जाते थे, टेररिस्ट, नवंबर टेररिस्ट करके बुलाया जाता था। तो वो उनको जो ये नाम दिया था ना वो इन्होंने दिया था, हिटलर भाई साहब ने, ठीक है। तो हिटलर जी ने ये नाम उनको दिया था और उनके खिलाफ जो जनता को भड़काया भी था वो भी यही थे। इनका मेन मकसद तो सत्ता ग्रहण करना था, मगर इस तरीके से इन्होंने यही एक रास्ता चुना था। तो अपने उन लोगों का एसिनेशन करवाने के बाद, मर्डर करवाने के बाद, जो वहाँ के किंग थे उन्होंने इनकी पब्लिसिटी को देखते हुए हिटलर को ही चांसलर बनाया 1933 के अंदर। ओके, अब 1933 के अंदर ये अपनी पार्टी लेके आया जिसका नाम था NSGWP। इस पार्टी का नाम याद रख लीजिएगा, मुझे पता है बहुत मुश्किल से याद होगा। यहाँ पे फुल फॉर्म है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। इसको याद कीजिए क्योंकि एग्जाम में जब लिखेंगे ना तो इसी से थोड़ा सा वो आएगा कि जोर आएगा कि हाँ भाई इम्पोर्टेंट है। जर्मनी मैंने जैसा कि कहा था कि मैं जर्मनी के बारे में सबसे पहले बताऊंगी। तो जर्मनी का जो मेन लीडर जो था वो हिटलर था, ठीक है। वो तो सबकी मानी बात है कि हिटलर ही था, ठीक है। अब अडॉल्फ हिटलर जो था 1933 में चांसलर बना। ये चांसलर कैसे बना? जैसे कि मैंने बताया था कि जब जो भी लास्ट टाइम जिन्होंने भी संधि पे साइन किया था, वर्सोवा ट्रीटी पे, जितने भी पॉलिटिशियन थे जिन्होंने साइन किया था, उस टाइम पर उनके खिलाफ भड़काने वाला यही पर्सन था। इसने एक अपनी पार्टी बनाई, ठीक है, और जनता को उन लोगों के खिलाफ भड़काना शुरू किया, उनकी हत्या तक करवा दी। उनकी हत्या तक करवाने के बाद मतलब एक रिवॉल्ट आया और वहाँ के जो इनकी प्रसिद्धि को बढ़ते हुए देखते हुए जो वहाँ के किंग थे उन्होंने इनका नाम रिकमेंड किया एज एन चांसलर। 1933 में चांसलर बन गए। अब जब चांसलर बने तो ये अपनी ही पार्टी के थ्रू, अपनी पार्टी के बाकी जो मेंबर्स हैं जिन्होंने इनका साथ दिया उस रिवॉल्ट के अंदर, और इस पूरे जो भी एक्टिविटीज़ हुई थी उन सब में इनका जिसने जिसने साथ दिया था, इनकी पार्टी के जितने मेंबर थे उन्हें भी अपनी उन्हें भी पॉलिटिक्स में उतार दिया, ठीक है। इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, ठीक है। याद नहीं रहेगा मगर इसको याद करना है। याद करने का तरीका बता देती हूँ, ठीक है। नेशनल तो कॉमन सी चीज़ है कि कोई भी पार्टी आती है तो वो नेशन से जुड़ी होती है तो नेशनल नाम रखती है सबसे पहले, ठीक है। अब ऐसे स्टैंड फॉर सोशलिस्ट, ठीक है। उस टाइम जो रूल चल रहा था, जो जर्मनी में जो जिस तरीके का आतंकवाद मचा हुआ था, तो उसमें एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत थी, एक ऐसी सरकार की ज़रूरत थी जो सोशलिस्ट हो। तो भले ही हिटलर सोशलिस्ट ना रहा हो मगर उसने अपनी पार्टी का एजेंडा जो नाम था उसे सोशलिस्ट रखा। जर्मनी है तो जर्मन लोग थे तो इसे जर्मन रखा। वर्कर्स पार्टी थी, जितने भी वर्कर्स थे उस टाइम पे, जो लेबर्स थे, उनको उठाकर इस पार्टी को बनाया गया था, उन्हें भी उस रिवॉल्ट में शामिल किया गया था हिटलर के थ्रू, इसलिए वर्कर पार्टी। तो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको याद करने का ये तरीका है, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि नेशनल क्योंकि वो नेशन से रिलेटेड है, सोशलिस्ट क्योंकि सोशलिस्ट उस टाइम बैकग्राउंड ज़रूरत थी एक सोशलिस्ट सरकार आने की, इसलिए एज ए नेम ही सही उन्होंने सोशलिस्ट रखा। जर्मन लोग थे इसलिए जर्मनी से इसलिए जर्मन रखा, और वर्कर पार्टी थी, वर्कर लोग थे जो इस रिवॉल्ट में शामिल थे इसलिए वर्कर पार्टी, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है। अब इसके प्रिंसिपल बताती हूँ। जो हिटलर की पार्टी के जो प्रिंसिपल थे वो थे सबसे पहला एंटी ज्यूस। यहाँ जो भी जर्मन नहीं थे एंड जितने भी ज्यूस थे उनके खिलाफ थी ये पार्टी। दूसरा एंटी मार्क्सिस्ट, ये कम्युनिज्म के भी खिलाफ थी, जर्मनी कम्युनिज्म के खिलाफ थी, ठीक है। वो नेशनलिज्म में बिलीव रखती थी, राष्ट्रवाद में बिलीव रखती थी, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि जर्मनी में जब हिटलर आया था तो उसने उसके जो मतलब 13 साल के बच्चों को भी उसने फौज में शामिल किया था नेशनलिज्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर। तो नेशनलिज्म भी बिलीव करती थी। उसके बाद सुपीरियरिटी ऑफ आर्यन रेस, ठीक है। ये एक ही रेस को मतलब सुपीरियर समझते थे, वो थी आर्यन रेस। तो ये और इसके अलावा जो भी कोई रेशियल था, कोई भी रेस के पर्सन थे, उनको वो सुपीरियर नहीं समझते थे। तो ये तीनों ज़रूरी होता था जर्मन की हिटलर की पार्टी में शामिल होने के लिए कि वो ज्यूस नहीं होना चाहिए, वो मार्क्सिस्ट की थिंकिंग का नहीं होना चाहिए, और वो आर्यन रेस का होना चाहिए, ठीक है, ठीक है।
पार्टी जो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी है, मैं इसका पूरा नाम जानबूझ के ले रही हूँ ताकि आपको इसका फुल नेम, इसका सर नेम, मतलब इसका जो कंप्लीट नेम है वो आपको याद हो जाए पूरा पूरा। मैं नहीं चाहती कि कोई भूले। अब मैंने जो तरीका बताया है उससे आई एम 100% श्योर कि वो याद हो जाएगा, ये पार्टी का नाम कोई भूलेगा नहीं। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स है। तो इस पार्टी का ऑब्जेक्टिव क्या था कि सबसे पहले जर्मनी अपनी एक आर्मी बनाएगी, एयरफोर्स आर्मी। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि वर्सोवा ट्रीटी के अंदर जर्मनी को खास तरीके से प्रोहिबिटेड कर दिया था कि जर्मनी अपनी आर्मी नहीं बना सकती, ना ही अपना एयरफोर्स कोई आर्मी बना सकती है, उस एयरफोर्स भी नहीं क्रिएट कर सकती। जर्मनी की आर्मी की जो वैल्यू थी वो 1 लाख कर दी गई थी। याद होगा कि 20 लाख जर्मनी की आर्मी 20 लाख के अप्रॉक्स थी और उसे 1 लाख कर दिया गया था। ठीक है, और उसे 1 लाख कर दिया गया था। ठीक है, और दूसरा एयरफोर्स को भी हटा दिया गया था। एयरफोर्स को बहुत ही लिमिटेड कर दिया गया था कि एयरफोर्स को कोई काम धाम नहीं था बस। ठीक है, और इसने जर्मनी ने, जो हिटलर ने आते ही सत्ता में सबसे पहले अपनी आर्मी बनाई, अपनी एयरफोर्स बनाई सेपरेट। उसने वर्सोवा ट्रीटी को पूरी तरीके से नकार दिया। ठीक है, फिर उसने एक मार्क बनाया। उस टाइम पर ना क्या होता था, जर्मनी के अंदर जितने भी लोग थे उनको ना एक मार्क पहन के चलना पड़ता, यहाँ बाजू में बांधा करते थे, और ये मार्क था कुछ इस टाइप का, ये स्टार टाइप का। ये स्टार टाइप का मार्क यहाँ बाजू पे पहनते थे, वही जर्मन कहलाते थे। ठीक है, हर इंसान को पहनना पड़ता। जैसे अभी होता है ना कोरोना काल में क्या हो रहा है, मास्क लोग लगा के घूम रहे हैं, सबकी मास्क लगा के घूमो भाई, तो ये चार्जर्स है वो चार्जर्स है। ऐसे ही बिल्कुल ये वाला मार्क अपने हाथ पे पहनना पड़ता था। ठीक है, तो मार्किंग ऑफ सिंबल्स थे। और सस्पेंडिंग सिविल लिबर्टीज को और राइट्स को पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया था। एक और चीज़ किया गया था, एक और चीज़ थी, वो था इलेक्शन हटा दिए थे, रिमूवल ऑफ इलेक्शन। ठीक है, जर्मनी तो चुन के ही आया था, जो हिटलर था वो तो इलेक्शन के थ्रू ही आया था। और मगर जो यहाँ पर जैसे वो आया सत्ता में, सबसे पहले उसने क्या हटा दिया, इलेक्शन। अब इलेक्शन नहीं होंगे, अब हिटलर जिसे चाहेगा उसे सत्ता में लेकर आएगा, हिटलर जिसे नहीं चाहेगा उस तरीके से। अब समझ रहे हैं, पूरी तरीके से तानाशाही की गवर्नमेंट बन रही है। ठीक है, मिलिटरिज्म बोलते हैं इसको, वैसे अगर सही बताऊँ तो मिलिटरिज्म बोलते हैं। एक तानाशाह गवर्नमेंट हिटलर के अंडर में तैयार हुई थी, और ये तानाशाह गवर्नमेंट ही थी जिसने पूरी दुनिया को एक टाइम पे जीत लिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का यही एक रीज़न है कि उसकी जो एक ये जो एम था, एम्बिशियस बहुत था, और पूरी दुनिया को कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की तरफ पूरी दुनिया को जीतने का ताकत रखता था हिटलर। ठीक है, और ऐसा किया भी, लोग काफ़ी डरते थे उस टाइम पर हिटलर से। अभी तक हमने हिटलर के बारे में देखा जाना जो भी था कि जर्मनी थी वो मेन कॉज थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। तो इससे मैंने सबसे पहले हिटलर का रोल बताया कि हिटलर कैसे आया, अपनी उसमें सत्ता में कैसे आया, और किस तरह से उसने अपने जो देश का एक स्ट्रक्चर होता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, किस तरह से उसे तैयार किया। तो वो पूरे तरीके से तानाशाह पे बेस्ड था। ठीक है, उसने लिबर्टीज हटा दी। ठीक है, उसने इलेक्शंस हटा दिए, उसने एक तरीके का मार्क बना दिया कि जितने भी जर्मन है वो मार्क पहनेंगे, उसकी पार्टी के लोग मार्क्स पहनेंगे। तो ठीक है, इस तरीके से उसने हर एक चीज़ को अलग ही कर दिया पूरी तरीके से। तो अब हम देखेंगे कॉजेस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कॉजेस। अब इसको इस ग्राफ के थ्रू ही समझेंगे। ओके, तो एक कुछ नहीं, एक स्टोरी की तरह सुनना है। ठीक है, क्या हुआ था कि जब ये वॉर क्रिएट हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्रिएट होने से पहले जो एक ना फिनोमिना बन गया था, एक फिनोमिनल चेंजेस होना शुरू हुआ था। क्या हुआ था कि हिटलर जर्मनी के साथ वर्सोवा ट्रीटी में, तब जानते कितना अनजस्ट ट्रीटी थी। ठीक है, उस ट्रीटी की वजह से जो जर्मनी में थोड़े बहुत रिवॉल्ट होना शुरू हुए, हिटलर आया, हिटलर ने अपना मिलिट्री तैयार किया, उसने अपनी सारी ट्रीटीज़ को तोड़ दिया और एक मिलिट्री तैयार की उसने। ठीक है, और एयर फोर्स अपना तैयार किया।
अब वो एयरफोर्स और मिलिट्री के अंदर, आप मानेंगे नहीं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मिलिट्री के अंदर बहुत छोटे छोटे बच्चों को भर्ती किया गया। सबके अंदर नेशनलिज्म की भावना ही जगा दी कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, युद्ध लड़ने के लिए ABCD जाना ज़रूरी नहीं होता, गन कैसे चलती है वो जाना ज़रूरी है, ठीक है। और युद्ध लड़ेंगे, बाकी कंट्रीज जिसने हमारी कंट्री को छीन लिया है, उसे टुकड़ों में बांट दिया, अब हम उसको टुकड़ों में बांट देंगे। ये सोच उसने अपने हर एक सिटीजन के अंदर भर दी। और वो जो अग्रेशन था, वो जो उस टाइम पर वहाँ के लोगों ने भी बहुत झेला है, 2-2 टाइम के खाने का बंदोबस्त नहीं था, तो उसके अंदर वो इतना, जो ऑलरेडी जैसे आतंकवादी ग्रुप नहीं होते कि उनको दिमाग में ठहरा दिया जाता है कि भाई ये तो हम लोग ये है, जिहाद करेंगे, वो करेंगे, आज़ादी पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही उस टाइम पे जो जर्मनी का जो हिटलर था, वहाँ के लोगों को आतंकवादी बना रहा था एक तरीके से, अगर मैं गलत ना हूँ तो वो वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही सोच उनमें भर रहा था। और उसने उनके अंदर खुद को मारने और मिटने की ना, कि करो या मरो, ये वाली जो थी ना, ये फीलिंग हर एक छोटे छोटे बच्चे के अंदर थी, ठीक है। तो राइज ऑफ इस तरीके से, जैसे उसने, हिटलर ने अपना साम्राज्य को बढ़ाया था, लोगों के मन के अंदर एक पूरे जितने भी सिटीजन थे उनको मिलिट्री में भर्ती कर दे, मिलिट्रिज्म क्रिएट किया था। और मैंने कहा आपको कि इसे नेशनलिज्म नहीं कहेंगे, इसे मिलिट्रिज्म कहेंगे। तो उस मिलिट्रिज्म के बेस पे हिटलर ने काफ़ी सारी कंट्रीज को जीता था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया पे उसने कब्जा कर लिया उसी टाइम पर, ठीक है। स्विट्जरलैंड में उसने कब्जा कर लिया इस तरीके, और चेकोस्लोवाकिया पे उसने कब्जा कर लिया। तो उसकी देखा ना, बाकी जो कंट्रीज थी, बाकी छोटी कंट्रीज थी जो उस टाइम उसी ट्रीटी का शिकार हुई थी, जैसे मान लीजिए इटली तो नहीं हुई थी खैर, मगर उसको ना सेटिस्फेक्शन नहीं था अपने अंदर बिल्कुल भी, कि उसे जो मिला है ना वो कम मिला है उस ट्रीटी के हिसाब से। उसकी नज़र जो थी वो ऑस्ट्रेलिया और हंगरी के जो पार्ट है उस पे थी, रोम की पार्ट पे थी, मगर उसको वो नहीं मिला, ठीक है। USA के जो विल्सन थे, वुड्रो विल्सन, उन्होंने उसे वो नहीं दिया पूरी तरीके से। वो जानते थे कि ज़्यादा कॉलोनी पे कब्जा करना ठीक बात नहीं है, तो उससे ना एक तरीके का इटली के अंदर अनसेटिस्फेक्शन था। और जैसे उसने देखा कि जर्मनी राइज हो रहा है मिलिट्रिज्म के सिद्धांत पर, और मुसोलिनी तो था ही हिटलर वो इटली के अंदर, तो उसने भी मिलिट्रिज्म ऐसे करके काफ़ी सारी कंट्री के अंदर ना मिलिट्रिज्म की जो भावना है वो क्रिएट होने लग गई थी, ठीक है। अब अनजस्ट ट्रीटी ऑफ वर्साई, ये तो मैंने पहले ही समझा दिया कि हाँ, वुड्रो विल्सन ने कहा था, याद करिए कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है कि वुड्रो विल्सन बोल रहे थे कि किसी भी ट्रीटी को इतना हार्श मत बनाओ कि जो कंट्री है वो इतनी एक्सप्लॉइट हो जाए कि जब वो ताकतवर बने तो तुम सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन क्रिएट कर दे। मगर उसे इतना ही हार्श किया गया उस ट्रीटी को, ठीक है, उस ट्रीटी को इतना ही हार्श बनाया गया, और क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे कि वुड्रो विल्सन ने कहा था बिल्कुल वैसी कंडीशन क्रिएट हुई। अब देखते हैं थर्ड, फ्रांस बिहेवियर। जर्मनी से तो फ्रांस पहले से ही चिढ़ रहा था बहुत ज़्यादा, तो उसका बिहेवियर टुकड़े करने के बाद भी ना शांत नहीं हो रहा था। फ्रांस उनको हमेशा नीचा दिखाता रहता था, जर्मन जितने भी थे उनके साथ में बड़ा ही बुरा बिहेव करते थे फ्रांस के लोग। तो ये एक रीज़न था, ये कॉजेस बता रही हूँ कि लोगों के अंदर नफरत भर रही है। अगर मैं इन सब का कंक्लूजन निकालूँ ना, सारे के सारे जितने भी वो हैं, तो इनका कंक्लूजन ये निकला, नफरत, ठीक है। ये जो हेट है ना, ये जो हेट की फीलिंग है, इसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। अब देखिए डिमांड ऑफ इम्पेरियलिज्म, न्यू वर्सेस ओल्ड। अब डिमांड ऑफ इम्पेरियलिज्म तो बहुत पहले से, आप सोचोगे ये तो बहुत पहले से था, अभी तो नहीं है, तो मैं ये बताऊंगी कि डिमांड ऑफ इम्पेरियलिज्म, अब इम्पेरियलिज्म थोड़ा सा अलग हो गया था। इम्पेरियलिज्म कौन क्रिएट कर रहा था? जर्मनी जैसी कंट्री। अब वो भी अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करना चाहती थी, ठीक है, जैसे चाइना में जापान का अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करना चाहता था। तो ये कंट्रीज नहीं थी कॉलोनीज वाली, ये वो कंट्रीज थी जिनको कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो ये कॉलोनीज इस्टेब्लिश करेगी। तो ये था न्यू इम्पेरियलिज्म, ठीक है। पुराना इम्पेरियलिज्म क्या है? पुराना इम्पेरियलिज्म में जो ब्रिटेन है वो आता है, पुराने इम्पेरियलिज्म में फ्रांस आता है, पुराने इम्पेरियलिज्म में रशिया आता है, कि इन लोगों ने अपनी कॉलोनीज बना ली थी, यही लोग कब्जा करने का, क्योंकि ये पावरफुल कंट्रीज जैसे ये लोग कब्जा करने का राइट रखा करते थे। राइट नहीं होना चाहिए किसी का भी, मगर ऐसी इनकी सोच थी, ठीक है। तो वो ओल्ड इम्पेरियलिज्म था।
तो अब क्या हो रहा था कि न्यू इम्पेरियलिज्म, मतलब जो नई कंट्रीज हैं, जो सेंट्रल पावर है, जो एक्सिस पावर है, उनका इम्पेरियलिज्म स्टार्ट हो गया था। ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिक्टेटरशिप। मैं पहले बता रही हूँ कि जैसे हिटलर ने अपनी कंट्री के लोगों को नेशनलिज्म का वास्ता दिया था, राष्ट्रवाद का वास्ता दिया था कि भाई आप लोगों को ही अपनी कंट्री को बढ़ाना है। हर एक पर्सन के अंदर राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा समुद्र सा बना दिया था हिटलर ने। बिल्कुल वैसे ही बाकी कंट्रियों ने भी राइज ऑफ नेशनलिज्म और डिक्टेटरशिप पे बिलीव करना शुरू किया, क्योंकि हमारे जैसे मान लीजिए जैसे लास्ट वाले जो वॉर था उसमें ब्रिटेन राजा बन के घूम रहा था। ब्रिटेन था सबका मार्गदर्शक कि वो सबको क्लोनीज बना रहा था, और लोग मतलब जितनी भी कंट्री, जितनी भी छोटी कंट्री, उस पर वो क्लोन आधिपत्य स्टैब्लिश करके उसे अपनी क्लोनीज बना लेता था। तो बाकी कंट्रीज ने भी सोचा कि ब्रिटेन इस तरीके से अपना फैलाव कर रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है, तो हम भी ऐसे कर सकते हैं। वैसे ही जब जर्मनी में हिटलर ने अपना फैलाव करना शुरू किया, जर्मनी को फैलाव करना शुरू किया, उसके एरियाज बढ़ाने के शुरू करे नेशनलिज्म और डिक्टेटरशिप के बेस पर, क्योंकि डिक्टेटरशिप ही बोलेंगे जहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा है, जहाँ पे तुम्हारी बात नहीं सुनी जा रही, उसे डिक्टेटरशिप बोलेंगे। उस डिक्टेटरशिप के बेस पे भी जो जर्मनी के लोग तो आगे बढ़ रहे थे, तो ये जो चीज़ थी ना, एक तरीके से लीडर बन गया था पूरे वर्ल्ड की ये सेंट्रल पावर का, अगर देखा जाए जर्मनी का हिटलर तो। और दूसरा है इरेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, अब ये क्या हुआ था, लीग ऑफ नेशन जैसी वो बनाया गया था, आपको याद ही होगा वुडरो विल्सन की 14 पॉइंट में लास्ट वाला जो पॉइंट था, लीग ऑफ नेशन बनाएंगे। तो वो चुप रहा जब मंचूरिया पे कब्जा किया फ्रांस ने, इथियोपिया पे कब्जा किया, जर्मनी पे कब्जा किया, जर्मनी के टुकड़े टुकड़े कर डाले, तब तक वो चुप था। ठीक है, तो ये जो चुप्पी थी ना, जो वर्सराय की ट्रीटी थी, जो अनजस्ट थी पूरी तरीके से, उसकी वजह से ये जो कॉज था, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, इसकी नींव रखी गई। ठीक है, हद से ज़्यादा परेशान मत करो कि डर ही खत्म हो जाए, ऐसा वाला सीन था कुछ। अब आगे चलते हैं कि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कॉजेज तो हमें पता चल गई कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे हो रहा है। ठीक है, हमें ये बात पता चल चुकी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस तरीके से, इसके कॉजेज क्या थे। उसके कॉजेज हेट्रेड और एक्सप्लॉयटेशन था। अगर सिर्फ एक वर्ड में या 2 वर्ड्स में इसके आंसर देने हो तो यही था। ठीक है, मगर 2 वर्ड्स में आंसर खत्म नहीं होगा, तो जो मैंने ग्राफ बताया था उसको नोट कर लीजिएगा और उसी तरीके से याद कीजिएगा। 2 वर्ड में आंसर खत्म नहीं होता, मैं सिर्फ कंक्लूजन बता रही हूँ। ठीक है, अब दूसरा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ कैसे, मतलब अब क्या तरीका था, किसकी वजह से इतना चिढ़ गए थे लोग। ठीक है, अब क्या हुआ था, सबसे पहले तो हिटलर ने अपनी आर्मी बना ना, तरीका ढूंढेंगे कि क्यों हो रहा था। मतलब ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऐसे तो नहीं आता, वो अपनी इन्वेशन कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। हाँ, वो ट्रीटी ऑफ वर्सराय पूरी तरीके से ब्रेक कर रहे हैं जर्मनी के लोग, मगर वो एक रीज़न नहीं था, क्योंकि उस टाइम लीग ऑफ नेशन वर्क कर रही थी, और लीग ऑफ नेशन जो थी ना, वो इतने अच्छे से काम भी नहीं कर रही थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस टाइप का वाला सीन था। तो ये हुआ कैसे, तो अब सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि जर्मनी ने क्या किया। सबसे पहले तो उसका वो जो एरिया था सार वाला, याद होगा कॉयल माइंस थी यहाँ पर ही होती थी, तो सार वाला एरिया सबसे पहले छीन लिया, उस पर कब्जा कर लिया अटैक करके। ठीक है, उसने दोबारा से आर्मी ही नहीं बनाई, एयरफोर्स ही बनाई, उसने आर्मामेंट भी नए बनाए। ठीक है, नए ईजाद करना शुरू किया जर्मनी ने, क्योंकि ऑब्वियसली हाथों से तो युद्ध लड़ा नहीं जाएगा ना, लड़ने के लिए आर्मामेंट चाहिए, और वो तो छीन लिए गए थे, तो उन्होंने री आर्मामेंट किया अपने आप को। ठीक है, इन्होंने फिर दोबारा से संधि तोड़ दी, याद रखिएगा वर्सराय ट्रीटी की जो संधि थी, इन्होंने फिर दोबारा तोड़ी, 3-4 बार तोड़ दिए, मगर अभी फर्क नहीं पड़ रहा किसी को। ठीक है, उसके बाद इस लोगों ने क्या किया, इनका जो ये जर्मनी का पार्ट था, राइनलैंड सुना होगा, यहाँ पे सारी आर्मी वगैरह रहा करती थी, तो ये राइनलैंड वाला जो पार्ट है जहाँ से मिलिट्री का आवागमन हुआ करता था, उसे भी इन्होंने दोबारा हासिल कर लिया। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हासिल कर ली। ठीक है, अब हिटलर ने 1938 के अंदर, 1938 में ऑस्ट्रेलिया पे भी कब्जा कर लिया। ये उस टाइम की बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था, 1939 में। वैसे तो कुछ लोग उससे पहले की बोलते हैं, 37 की बोलते हैं कि 37 में स्टार्ट हुआ था, मगर एग्जैक्ट यही है, 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 में ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो 1938 में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में कवर कर लिया पहले महीने में। ठीक है, फिर दूसरा महीना क्या किया इन्होंने, चेकोस्लोवाकिया जो है उस पर भी इन्वेजन कर लिया,
उस पर भी कब्जा कर लिया। अब ये छोटी छोटी चीज़ें थी ना, ये सब जर्मनी की ही हुआ करती थी, जिसे बाकी कंट्रीज़ ने ले लिया था, मगर ये सब जर्मनी की ही हुआ करती थी। और ये छोटी छोटी चीज़ें थी। इस पर क्या सबसे बड़ी ना गलती उन्हीं लोग की, ये ब्रिटेन की थी। ब्रिटेन और लीग ऑफ नेशन के जो मेंबर हुआ करते थे उनमें ये ब्रिटेन और ये फ्रांस हुआ करते थे, ठीक है। तो इन लोगों की गलती ये थी कि इन्होंने ना इग्नोर मारा, क्या कर रहे हैं, ऐसी वाली सोचती कि क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, छोटी छोटी चीज़ें तो जीत रहे हैं, इससे क्या कर लेंगे, थोड़ा बहुत इन्वेट जो इनका छीन लिया गया है वो उसको पाएंगे वापस और चुप के होके बैठ जाएंगे। ऐसी सोच थी ब्रिटेन की और फ्रांस की, ठीक है। और जर्मनी क्या सोच रहा था कि इनकी ना ये ठंडे हो चुके हैं सबके सब, ये कुछ नहीं कर सकते, हमारी जो मिलिट्री है, हमारी जो एयरफोर्स है बहुत पावरफुल है, इसकी वजह से ये लोग डर के बैठे हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये इनकी चुप्पी को कमजोरी समझ रहे थे और ये सोच रहे थे कि इनकी ताकत को ये कमजोर समझ रहे थे। समझ में आ रहा है कि इनकी चुप्पी को जर्मनी के लोग जो थे वो कमजोर समझ रहे थे कि ये कमजोर है इसलिए नहीं कर रहे, हमसे डर के बैठे हुए। और इनकी ताकत को, जो जर्मनी की ताकत थी, उसको ये लोग कमजोर समझ रहे थे कि कुछ नहीं करेंगे यार, ये तो छोटा मोटा जो इनका पार्ट है जो छीन लिया गया उसे वापस लेंगे और चुप होकर बैठ जाएंगे, अपना काम धाम करेंगे। मगर ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या किया उसने, हिटलर ने सबसे पहले जो एक और कंट्री थी, क्या था, रशिया, जो बहुत बड़ी कंट्री थी, उसके साथ में एक सीक्रेट पैक्ट किया। यहाँ पर वर्साइल ट्रीटी के रूल फिर दोबारा से तोड़े गए। वर्साइल ट्रीटी में बोला गया था ना कि दोबारा से कोई सीक्रेट पैक्ट नहीं किया जाएगा, इन्होंने फिर दोबारा सीक्रेट पैक्ट किया। हिटलर ने उसके साथ में, रशिया के साथ में मिलकर एक सीक्रेट पैक्ट किया, ठीक है। अब वही पैक्ट के अंदर कुछ नहीं होता कि दूसरी कंट्री हम पे अटैक करेगी तो हेल्प करोगे, हमको किसी पे अटैक करना होगा तो हेल्प करेंगे, इस वाला इनवाइट पोलैंड। अब क्या हुआ लास्ट में ना, इन्होंने क्या किया, ये गलती कर दी कि जब इसने इसके साथ में हाथ मिला लिया, रशिया के साथ में हाथ मिला लिया, तो सोचा कि भाई हम तो और भी पावरफुल हो गए, अब तो हमें कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो पोलैंड का जो एरिया था ना, ये कहाँ पर था, ये रशिया से सटा हुआ था, मगर रशिया का पार्ट तो नहीं था। अब रशिया की और जर्मनी की दोनों की नज़र उस पर थी, इसमें रिसोर्सेज ज़्यादा है तो दोनों की नज़र उस पर थी। दोनों ने कहा हम मिल के अटैक करते हैं, हम दोनों मिल के अटैक करते हैं पोलैंड पे, और पोलैंड पे भी कब्जा कर लेते हैं। मगर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर पोलैंड ने पहले से ही ब्रिटेन और फ्रांस से हेल्प मांग रखी थी कि भाई जब हम पे कोई कब्जा करेगा, जब हम पे कोई अटैक करेगा, ये दोनों पावर बढ़ती जा रही है, अगर हम पे अटैक करेंगे तो आपको हमारी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। तो एक पैक्ट अगर सीक्रेट देखा जाए तो ये भी इन्होंने इनके साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया था। तो जब इन्होंने पोलैंड पे चढ़ाई करी ना, तो ब्रिटेन और फ्रांस, जैसे जर्मनी ने पोलैंड पे स्टार्ट किया, वैसे ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पे अटैक कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि पोलैंड पे कब्जा करा, पोलैंड पे इन्होंने कब्जा करने के लिए बस वॉर डिक्लेयर कर दिया, जर्मनी और रशिया ने मिलकर। अब क्या किया कि फ्रांस और ब्रिटेन ने अटैक कर दिया जर्मनी पर। यहाँ ईस्ट की तरफ से, ईस्ट की तरफ ही था वो रशिया ऐसे अटैच था यूं करके, तो ईस्ट की तरफ से रशिया ने अटैक कर दिया पोलैंड पर। अब क्या हुआ कि जब दो फोर्सेस, जो कम्युनिस्ट फोर्सेस जो पूरी तरीके से मिलिट्री बेस थी, उन लोगों ने पूरी तरीके से बड़ी ही पावर के साथ में, अब जर्मनी जैसा नहीं था, और भी पावरफुल बन चुका था, तो उन्होंने कहते हैं ब्रिटेन और फ्रांस को हरा दिया, और जो पोलैंड का पूरा एरिया था ईस्ट और वेस्ट करके इन्होंने आपस में बांट दिया, ठीक है। अब जर्मनी का मनोबल और बढ़ गया कि भाई हमने तो ब्रिटेन और फ्रांस को हरा दिया। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब हम आगे बढ़ेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि डेनमार्क पे कब्जा किया, फिर नॉर्वे पे कब्जा किया, फिर बेल्जियम पे कब्जा किया, नीदरलैंड पे कब्जा कर लिया, हाँ। और उन्होंने एरियल बॉम्बिंग का भी यूज़ किया। अच्छा, एरियल बॉम्बिंग क्या होता है, ये एक वो है कि उस टाइम पहली बार यूज़ हुआ था आसमान में, मतलब जो एरोप्लेन हुआ करते थे, जितने भी एयरक्राफ्ट हुआ करते थे, एयरक्राफ्ट के थ्रू बम गिराने का इन्वेंशन हुआ था, वो जर्मनी ने फर्स्ट टाइम किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, ठीक है। इससे पहले एरियल बॉम्बिंग का कहीं पे भी यूज़ नहीं किया गया, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट आ गया था कि एरियल बॉम्बिंग का यूज़ हुआ, ठीक है। बाल्टिक स्टेट जितने भी थे इन सबको कवर कर लिया, इन सब पे भी कन्वर्ट कर लिया। अब धीरे धीरे वो अपनी पावर बढ़ा रहे हैं। अब लोग बाकी जो कंट्रीज है ना, वो डर भी रही है। वो डर किस लिए रही है
कि अब जर्मनी और भी पावरफुल हो गया है, वो जिस पे भी इन्वेड करता है उसे कब्जा करके ही मानता है, उसकी आर्मी हारती कहीं से भी नहीं है। और ठीक है, किस्मत बहुत साथ दे रही थी जर्मनी का और वो हारी भी नहीं थी कहीं पर, ठीक है। अब 14 जून को इन्होंने क्या किया कि पेरिस पे भी कब्जा कर लिया। अब देखो 10 जून को अटैक किया इन्होंने फ्रांस के ऊपर, फ्रांस में जो पेरिस है उस पर 10 जून को अटैक किया जर्मनी ने, और 4 दिन के अंदर उनकी पूरी सेना को हरा के 14 जून को पेरिस पे अटैक कर लिया, मतलब वो पूरा कवर कर लिया, ठीक है। वहाँ से इटली भी जो था, इटली ने भी अपना हाथ मारा भाई, उसको तो पहले से बहुत लालच भरा हुआ था कि भाई ऑस्ट्रिया का हमारे हाथ में आ जाए, हम वो रोम का जो एरिया है वो हमारे हाथ में आ जाए, तो ऑटोमन एम्पायर हमारे एरिया में आ जाए। तो उसको दिखा कि फ्रांस भी बहुत बड़ा एरिया है, तो इटली ने क्या किया, फ्रांस पे इन्वेड कर दिया। फ्रांस पे इन्वेड किसने किया, इटली ने किया, ठीक है, इन्वेड कर दिया। अब फ्रांस ने क्या किया कि इटली की आर्मी मुसोलिनी के अंडर में कर रही थी, मगर इतनी भी पावरफुल नहीं थी, तो फ्रांस ने इसको मार भगाया इटली को। मगर जब जर्मनी ने देखा कि इटली को की कंट्री, मतलब इटली के लोगों को, मतलब इटली की मिलिट्री को पीछे पछाड़ दिया गया है, तो जर्मनी ने हेल्प के लिए इटली को अपनी मिलिट्री दी और फिर दोनों ने मिलके फ्रांस को भी इन्वेड कर लिया, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि इटली की मदद जर्मनी ने क्यों की, लास्ट वर्ल्ड वॉर में तो इसी इटली ने धोखा दिया था जर्मनी को। तो मैं ये बताऊंगी कि इन्होंने ना एक सीक्रेट पैक्ट, जिसे ट्राइपर्टाइट बोलते हैं, ट्राइपर्टाइट पैक्ट जो है उन्होंने साइन किया था। इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल थी, जर्मनी, जापान और इटली। तो इन दिनों ने ये पैक्ट साइन किया था, इसी वजह से, इस पैक्ट की वजह से जर्मनी ने इटली की हेल्प की फ्रांस को कवर करने में, इन्वेड करने में। दूसरा, फ्रांस ने काफ़ी बदतमीजी भरा बिहेव किया था जर्मनी के साथ में। जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वो हुआ था, तो लास्ट मैंने बताया था कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जो फ्रांस था बहुत मिसबिहेव कर रहा था जर्मन के लोगों के साथ में, तो वो एक चिड़न थी, इसकी वजह से भी इटली का साथ उन्होंने दिया। इस पैक्ट के अंदर बाद में हंगरी भी शामिल हुई, बुल्गारिया और रोमानिया। इन्होंने तो बस ये कि पल्ला इनका भारी है तो शामिल हो जाओ। अब क्या है कि हिटलर ना छोटी छोटी चीज़ों से वो तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन था, एम्बिशियस था। उसको मैंने जैसा कि पहले कहा था कि पूरा जग जीतने की आदत थी उसके अंदर, तो उसको लगा अब उसे क्या दिख रहा है, उसने पोलैंड पे कब्जा कर लिया, डेनमार्क पे कर लिया, यूरोपियन के आधे यूरोपीय को खा लिया एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो। अब क्या है बचा है रशिया, तो रशिया ने तो पैक्ट साइन कर रखा है, ठीक है, रशिया ने तो पैक्ट साइन कर रखा है सीक्रेट, इसके इस पे कैसे कर, मगर हिटलर का कोई दीन धर्म ईमान नहीं था, वो कुछ भी कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। और कहते हैं कि रशिया ने ही पोलैंड पे, मतलब इसको भी लालच काफ़ी भरा हुआ था, तो इसने भी ट्रीटी साइन कर दी, मगर जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए भी गड्ढा खुद ही जाता है। तो क्या हुआ कि रशिया के ऊपर जर्मनी की नज़र पड़ गई। जर्मनी को लग रहा था कि हमारे पास ना एक चीज़ की कमी है, किसकी, क्रॉप्स की, ठीक है, क्रॉप्स की कमी है हमारे पास, और रशिया के पास क्या है, यही चीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब उसने सोचा कि एक तो हमारी आर्मी को और भी बड़ी विस्तृत आर्मी बनाएंगे तो भैया और भी बड़ा जगह चाहिए, और दूसरा उसने सोचा कि खाने की पीने की जो कमी है ना वो हम रशिया से पूरी करेंगे, तो चलो रशिया को इन्वेट कर सकते हैं, क्योंकि पोलैंड पे ऑलरेडी रशिया ने कब्जा कर रखा है, ठीक है। रशिया का तो इससे पहले कि माथा फिरे और वो सोचे कि वो हमें डबल क्रॉस करता है और पोलैंड पे से होता हुआ ये जर्मनी पे अटैक करके हमें हरा दे, इससे पहले हम इसे हरा देते हैं। तो क्या किया जर्मनी ने, वो जो मैंने बताया ना एरियल जो बॉम्बिंग थी उसके थ्रू इस पे अटैक करे। उस पर एक कॉन्सेप्ट था ब्लिट्स करके, ब्लिट्स युद्ध लड़ा जाता था उस टाइम पर, ये एक कॉन्सेप्ट है ब्लिट्स। इससे क्या होता था कि जो सैनिक होते थे ना वो बड़ी मात्रा में बॉम्बिंग करते थे, एयर बॉम्बिंग भी होती थी और वैसे जो धरातल लड़ाई होती थी वो भी, गोरिल्ला युद्ध काइंड ऑफ, ठीक है, ये होता था ब्लिट्स। तो इसने रशिया पे यही ट्राई किया, ये जो ब्लिट्स की जो टेक्निक है वो रशिया और जर्मनी ने मिलके बनाई थी, और उसने क्या किया, यही टेक्निक रशिया के ऊपर यूज़ करती ब्लिट्स करके। ब्लिट्स वॉर हुआ था रशिया के ऊपर और
रशिया पे पूरी तरीके से कब्जा करने ही वाले थे कि खुदा ने यानी ईश्वर ने साथ दे दिया इनका। हुआ ऐसा कि उस टाइम पे जो विंटर था ना वो बहुत ही मतलब रशिया का विंटर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अजीब सा आता है, लाइक बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़े लेवल पे विंटर होता है वहाँ पर। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे विंटर स्टार्ट हो गए और बर्फ पड़नी शुरू हुई और यहाँ जो जर्मनी की सैनिक जो बढ़ रहे थे वो इनको वहीं पे रुकना पड़ा। इनमें से कई जर्मन तो मारे भी गए उस ठंड की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे स्टालिन, रशिया उस टाइम पर किसके हाथ में था? यूएसएसआर था, रशिया नहीं था, यूएसएसआर हुआ करता था। और यूएसएसआर किसके हाथ में था? स्टालिन के हाथ में था, ठीक है। तो स्टालिन के हाथ में यूएसएसआर था। तो यूएसएसआर की फौज जो रेड फोर्स थी वो बड़ी और उन्होंने जर्मनी की फौज को बहुत बुरी तरीके से मार खदेड़ा, ठीक है, सॉरी। तो इन्होंने एक बहुत बुरी तरीके से खदेड़ दिया। मगर इसमें ना पता है क्या लॉस हुआ? जब जर्मनी ने रशिया पर अटैक किया तो बहुत बड़ी मात्रा में सिविलियंस मारे गए थे। और जब रशिया ने जर्मनी पे अटैक किया, वहाँ की सैनिकों को भगाया, मतलब जो भी आर्मी थी जर्मनी की उन्हें भगाया गया इन्वेट, तो उस टाइम पे भी रशिया के ही सिविलियन बहुत बड़ी मात्रा में मारे गए। अच्छा, एक और चीज़, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ना ये भी खासियत थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ना पहले ऐसा होता था कि दो फौजें, दो आर्मीज हैं अलग अलग कंट्रीज की, वो आपस में लड़ रही हैं और वहीं पे युद्ध के मैदान में ही पूरा रिजॉल्व हो जाया करता था कौन जीता कौन हारा, ठीक है। मगर सिविलियंस को कुछ नहीं हुआ करता था। मगर ऐसा ये पहली बार हो रहा था कि जर्मनी किसी को भी नहीं छोड़ रहा था। वो जब दूसरी कंट्री पे अटैक करता था तो वहाँ के सिविलियंस पे भी बॉम्बिंग करता था, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये जो तरीका था ये काफ़ी सारी कंट्री ने आजमा लिया था, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो वो जब बम गिराते थे तो वो सिविलियंस को नहीं देखते थे, उनका मेन टारगेट होता था कि बस इसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो वो सिविलियंस पे भी बम गिराते थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बड़ी मात्रा में सिविलियंस मारे गए थे, ठीक है। कुछ 50 करोड़ के आसपास लोग मारे गए। तो अभी तक मैंने क्या किया कि मैंने जर्मनी का बता दिया, इटली का बता दिया कि ये लोग किस तरीके से अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, इन्होंने कैसे रशिया पे भी कंट्रोल कर लिया। रशिया, खैर रशिया छोटी मोटी चीज़ नहीं थी जिस पे कंट्रोल कर सकते थे, तो रशिया ने मार के वापस से भगा दिया हम लोग को। तो रशिया पे कंट्रोल नहीं हुआ, आगे बढ़े। अब हम जापान की बात करते हैं, ठीक है। अब जापान की बात करते हैं, ट्राइपर्टाइट पे इसका भी हस्ताक्षर था और ये भी थर्ड कंट्री थी जिसने उस पैक्ट को साइन किया था, इसलिए जापान की बात करते हैं। अब जापान ने भी अपने कदम बढ़ाए, मिलिट्रिज्म इसके अंदर भी फॉलो किया जाता था, ठीक है। इसने चाइना वगैरह पे भी कब्जा किया था। मगर हम यहाँ पे देखते हैं कि इसने हवाई पे कब्जा करा, मलेशिया पे कब्जा किया, हांगकांग पे। ये सब क्या थी? ये यूके की कॉलोनीज थी, यूके की कॉलोनीज थी, ठीक है। और जो फिलीपींस था ये यूएस का, ये कॉलोनीज नहीं थी, यूएस का पार्ट था। यूएस एकदम अगेंस्ट था कि वो कोई कॉलोनीज या कोई इम्पेरियलिज्म जैसी चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था, इसलिए ये फिलीपींस जो था ये पार्ट था यूएस का। अब क्या किया जापान ने? इन सब पे कब्जा कर लिया। ये सारे आइलैंड थे, तो समुद्र के आसपास की एरिया था जो भी बहुत फर्टाइल होता है। तो इन लोगों पे सबसे पहले इन सारी कंट्रीज पे कब्जा कर लिया, ठीक है, यूके और यूएस पे। अब क्या हुआ कि आगे बढ़ते क्या होता है कि यूएसए तो अब चिड़चिड़ जाता है बहुत बुरी तरीके से कि, ठीक है, आपने शुरू से देखा होगा कि कुछ भी होता है ना, मतलब यूएस स्टार्टिंग में कभी पार्ट नहीं लेता किसी भी युद्ध के अंदर, कभी पार्ट नहीं लेता। यूएस को जब छेड़ता है ना कोई तभी वो इंटरफेयर करता है। जापान और यूएस दोनों ही जानते थे कि जिस दिन हमने युद्ध के अंदर कूद गए वो कंप्लीट सेकेंड वर्ल्ड वॉर बनेगा, ठीक है। ये ग्लोबल वॉर क्या हो जाएगा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर बन जाएगा अगर मैं कूद गया तो। मगर इसलिए जो यूएस था वो इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता था। मगर अब क्या किया इसने कि यूएस ने अलग इनडायरेक्ट तरीके से जापान के खिलाफ एक्शन, ऑब्वियसली फिलीपींस पे कब्जा किया है तो ये छोड़ेगा थोड़ी ना। तो उसने सारी ऑयल कंपनी को क्या किया था? प्रोहिबिटेड कर दिया था। ऑयल जितनी भी कंपनीज थी, जितनी भी यूएस की ऑयल कंपनीज थी उसे प्रोहिबिटेड कर दिया गया था टू सप्लाई ऑयल इन जापान।
ऑयल कंपनीज थी उनको प्रोहिबिटेड कर दिया कि भाई तुम जापान में सप्लाई नहीं करोगे। और क्या था पता है, जापान का बहुत सारा जो ऑयल था वो यूएस से ही आता था। जापान के पास से जो जितना भी इंपोर्ट करता था वो यूएस से करता था। यूएस से क्या किया कि इस पे प्रोहिबिटेशन लगा दिया। ठीक है, इसे बोलते हैं, इस प्रोहिबिटेशन को बोलते हैं एम्बार्गो। ये कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको याद रखिएगा, एम्बार्गो। एम्बार्गो लगा दिया गया। ठीक है, एम्बार्गो का मतलब था कि ऑयल को प्रोहिबिटेड कर दिया गया जापान के अंदर। ठीक है, किसी भी कंट्रीज में जब प्रोहिबिटेड करते हैं ऑयल को तो वो एम्बार्गो कहते हैं। एम्बार्गो लगा दिया गया जापान के ऊपर। ठीक है, अब जापान चिढ़ गया। जापान ने कहा ये तो बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि जापान को लग गया कि यूएस चिढ़ चुका है बहुत बुरी तरीके से और कभी भी हम पे अटैक कर सकता है, तो जापान ने कहा इससे पहले कि बड़ी वाली गलती करती कि इससे पहले कि वो जर्मनी वाली गलती करती कि इससे पहले कि यूएस हम पे अटैक करे हम उस पर अटैक कर देते। उसने क्या किया, पर्ल हार्बर पर बॉम्बिंग कर दी। ठीक है, बॉम्बिंग कर दी और 1941 में बम गिरा पर्ल हार्बर पे। इसमें यूएस की कम से कम 20,000 के अप्रॉक्स जो मिलिट्री के लोग थे वो मारे गए। अब यूएस तो भाई बहुत बुरी तरह चिढ़ गया। अब उसने क्या किया, अब उसने अटैक करना शुरू किया। यहाँ 1941 से यूएस ने युद्ध के अंदर जो वॉर था उसके अंदर जंप किया और शामिल हो गया। अब इसने क्या किया कि इसके शामिल होने पे, जैसे मैंने बताया था कि लास्ट टाइम जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था तो यूएस सबसे लास्ट में शामिल हुआ था और जर्मनी हार गई थी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब यूएस शामिल हो गया। अब यूएस, यूके, यूएसएसआर ये सब मिलकर इन सबको पीछे भगाने में शुरू। तो जिस सीरीज में इन लोगों ने चीज़ें जीती थी उसी सीरीज में इन लोगों मतलब जो इनसे वापस ले लिया गया। जैसे सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर चेकोस्लोवाकिया, फिर पोलैंड, उसके बाद डेनमार्क, उसके बाद न्यूजीलैंड, तो जितने भी नीदरलैंड, उसके बाद हंगरी, मतलब जितने भी थे वो धीरे धीरे करके जितने भी यूरोपियन कंट्री थी इनके थ्रू 1941 में, सब 1941 के बाद यूएस और ये सब लोगों ने मिलके ये अपनी जितनी भी कॉलोनीज थी वापस ले ली। जर्मनी से और जापान से, इटली से वापस ले लिया। ठीक है, अब क्या होता है कि यूएस का पेट अभी भी नहीं भरा। यूएस का पेट ना अभी भी नहीं भरता। अब वो क्या करता है कि ना ऐसे तो ये मानेंगे नहीं, ये लोग कंटिन्यू युद्ध लड़े जा रहे हैं। जापान को ना वीक करना बहुत जरूरी है। तो क्या किया कि उसने देखा जापान तो बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है, अगर इसको अपनी पूरी मिलिट्री भेजकर इसके ऊपर कब्जा किया जाएगा तो पता नहीं कितने साल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से काम नहीं बनेगा। तो जापान यूएस ने क्या किया, हिरोशिमा और नागासाकी, ये तो बहुत फेमस इंसिडेंट है। ठीक है, 6 अगस्त और ये 9 अगस्त 3 दिन के हेर फेर में इस पे बम्बिंग हुई। ये न्यूक्लियर बम गिराया गया, ये एटम बम जो था ये छोड़ा गया जिसकी वजह से बहुत बड़ी तबाही हुई। ठीक है, बहुत बड़ी तबाही हुई और 15 अगस्त को जो ये जापान था उसे सरेंडर कर दिया था। क्या होता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए जाते हैं, इसको बोलते हैं लिटिल बॉय। ठीक है, और दूसरे का नाम है जो 9 अगस्त को गिरा था वो है फैट मैन। अब इसका ना याद रखने की ज़रूरत ये है क्योंकि कभी कभी नाम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाँ ये जो बम के नाम थे, जो ये एटम बम गिराए गए थे, इनका नाम क्या था। तो इस तरीके से ये नाम आपको याद रखना है। वैसे याद ही रहेगा, बहुत फेमस इंसिडेंट था, मुझे नहीं लगता कि कोई भूलेगा, मगर कोई भूलेगा भी तो भी याद रख ले क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं। और अगर आप अपने आंसर राइटिंग जब करते हैं तो उसके अंदर ये लिख देंगे तो अच्छा है, बढ़िया है, एग्जामिनर अच्छे मार्क्स दे देगा। ठीक है, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। छोटी सी बात है, लिटिल बॉय और फैट मैन। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ से जब जापान हारता है, ऑब्वियसली जर्मनी इटली तो ऑब्वियसली घुटने टेक चुका है। अब जापान हारता है
तो यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का 1945 में एंड हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है उसके बाद का क्या थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद जर्मनी का जो हिटलर था बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है उसका। तो वो क्या करता है, उसको जो दिमाग में आता है कि वो क्यों हारा, उसका जो रीज़न था उसके दिमाग में जो घुस रहा था, तो उसने क्या किया, नॉन जूइश, ठीक है, नॉन जूइश को फिजिकली चैलेंज्ड को, फिजिकली और मेंटली, ठीक है, मेंटली चैलेंज्ड को, ठीक है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा, ठीक है, और सीनियर सिटीजन्स को, जो बूढ़े होते हैं, जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, ठीक है। ये जो थे ये कमज़ोर वर्ग के लोग थे, ये वो कमज़ोर वर्ग के लोग थे जो उसकी मिलिट्री में शामिल नहीं हो सकते थे और ये धरती पे बोझ थे। ऐसा हिटलर सोचता था कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा हाथों से अपंग है, इससे अपंग है, या फिर हाँ एक होमोसेक्सुअल, ये भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे, तो ये भी बेकार थे। हिटलर की आर्मी में तो बच्चे ही थे ना, ज़्यादातर तो बच्चे थे, तो उसके जितने बच्चे पैदा होते, मैं बताऊंगी एक टाइम पे इन्होंने इनाम भी रख दिया था कि जो जितने बच्चे पैदा होंगे उनको यहाँ की ट्रिप फ्री है, वहाँ की ट्रिप फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, होमोसेक्सुअल्स को भी, इन सबको क्या कर दिया, एक गैस चैम्बर में डाल के मार दिया गया। गैस चैम्बर क्या होता है, गैस चैम्बर में, और कहते हैं लेबर, हाँ लेबर कैंप था, यहाँ पर मार दिया जाता था। अब लेबर कैंप कैसे मारा जाता था, लेबर कैंप में इनको खूब कहते हैं काम करवाया जाता था, और खाना नहीं दिया जाता था, भूख से और गरीबी से, मतलब भूख से ऑब्वियसली कोई भी बंदा 24 घंटे काम करेगा, तो मुझे छुट्टी नहीं दोगे और साथ में खाना भी नहीं दोगे, पानी भी नहीं दोगे, तो वो मार जाएगा। तो इस तरीके से और इस तरीके से मारा जाने लगा, ठीक है। तो हिटलर ने बहुत सारी टेस्ट उसके बाद करने शुरू कर दिए। उसने अपनी आर्मी को भी 0 डिग्री, -0 डिग्री, 6 डिग्री इस पे रखा करता था अपने आर्मीज के लोगों को, और जो इस एग्ज़ाम से, इस ट्रेनिंग से बच जाया करते थे सिर्फ वही मिलिट्री में जाया करते थे। मिलिट्री में जाना कंपलसरी है, मगर जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करता था, ट्रेनिंग को क्लियर करता कि -डिग्री के तापमान में 3 दिन रह जाए, 2 दिन रह जाए, तो उसके ऊपर। और कईयों को तो इनमें से कईयों को तो रिसर्च करने के लिए बना दिया गया था कि रिसर्च कर रहे थे उसके ऊपर, जैसे जानवर पे रिसर्च करते हैं ना, ऐसे ही इन लोगों पे भी रिसर्च होती थी। बड़ी बड़ी दवाइयाँ टेस्ट की जाती थी कि कितने इनके अंदर पावर है, मानव संरचना को समझा जाता था, ताकि दूसरी कंट्री के लोगों को अच्छी तरीके से, मतलब फिर दोबारा से इन्वेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए या मार दिया जाए, किस तरीके से दूसरी कंट्री को हराया जाए। वो सारी की सारी जितनी भी रिसर्च थी, वो आदमी जितने भी इनके सिटीजन थे, इस टाइप के सिटीजन, उन पे ट्राई किया जाता था। तो यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो जाता है, ठीक है। हिटलर की कहानी तो चलती रहती है, ये बहुत एक लंबे टाइम तक इसी तरीके का रूल करता है, और एक दिन वहाँ पे भी फिर दोबारा से रिवॉल्ट, हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ जब बढ़ जाती है तो रिवॉल्ट होता है और एक नई गवर्नमेंट आती है। ऐसे हिटलर रूल भी ख़त्म हो गया था एक टाइम पे इसी तरीके की एक्सप्लोटेशन से। तो हम फिलहाल हिटलर भी नहीं है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ 1945 में इस तरह से ख़त्म होता है। आपको पूरी स्टोरी में भी याद हो गई होगी अच्छी तरीके से, ठीक है। नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी, नोट्स सिर्फ 1 पेज का है, मैंने इसे 1 पेज का बनाया है ग्राफ के थ्रू, उसके थ्रू पूरी कहानी बयान हो जाएगी। तो गाइस, मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर कवर किया है। तो आप इसी पैटर्न से, इसी के थ्रू ग्राफ का यूज़ करके अपने आंसर को राइटिंग कीजिए, ठीक है। ग्राफ का यूज़ करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि आपको क्या लिखना है पार्ट में, ठीक है। तो ग्राफ का यूज़ कीजिए, इसी पैटर्न को यूज़ कीजिए, एंड यू विल गेट द गुड मार्क्स, ओके। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर चैनल। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए फ्रूटफुल है, आपको कुछ भी इससे फ़ायदा हुआ है, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट भी कीजिए। मैं फिर दोबारा से, जैसे मैं अपने हर एक लेक्चर में, हर एक वीडियो के एंड में ये बोलती हूँ कि अगर आपको कोई इशू है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं दोबारा से एक और वीडियो बना दूँगी, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। पढ़ाने में मुझे मज़ा आता है, तो हम ये काम कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको कोई टॉपिक मुश्किल लगता है तो आप मुझे वो भी लिख के भेजें, ताकि मैं कुछ नया कर सकूं आपके लिए, ठीक है। थैंक यू।